पश्चिम बंगाल का चुनाव देखिए, ये सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा बन गया है। तो चलिए इस पूरे हाई स्टेक्स पॉलिटिकल ड्रामे को जरा करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर क्रिकेट के मैच में अंपायर ही एक टीम के लिए खेलने लगे। कुछ ऐसा ही एक चौंकाने वाला आरोप लग रहा है, और वो भी भारत के चुनाव आयोग पर। अब इस पूरे तनाव को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ये देखना होगा कि पिछली बार की जो लड़ाई थी वो कितनी करीबी थी। ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं ये बहुत दिलचस्प हैं। देखिए 2021 में बीजेपी बेशक हारी, लेकिन वो 36 सीटों पर इतने कम मार्जिन से हारी, मतलब जीत के बहुत ही करीब थी। और यही बात इस बार के चुनाव को उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका बना देती है। और यहीं पर भारत के चुनाव आयोग यानी ईसीआई की भूमिका सीधे सीधे सवालों के घेरे में आ जाती है, क्योंकि उनके कुछ कदम ऐसे रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2400 चुनाव के सिर्फ पहले चरण के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 2400 कंपनियां तैनात की गईं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। और फिर ये देखिए, चुनाव से ठीक पहले 27 लाख वोटर के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? इतना ही नहीं, सिर्फ बंगाल में चुनाव आयोग ने 483 सरकारी अधिकारियों के तबादले का आदेश दे दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीनी स्तर पर कंट्रोल कितना ज्यादा था। अब ये तुलना देखिए, ये वाकई में चौंकाने वाली है। एक तरफ बंगाल जहां चुनाव हो रहे थे, और दूसरी तरफ मणिपुर जहां उस वक्त हालात कितने खराब थे। फिर भी बंगाल में मणिपुर से 8 गुना ज्यादा सुरक्षा बल तैनात किए गए। ये फैसला ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं थी, इसके अलावा भी कई सख्त आदेश जारी किए गए, जैसे रात में मोटरसाइकिल पर बैन, 800 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी, जिनमें ज्यादातर टीएमसी के कार्यकर्ता थे। और इन्हीं सब वजहों से ये आरोप और भी मजबूत हो गए कि चुनाव आयोग जानबूझकर सत्ताधारी टीएमसी को निशाना बना रहा है। तो देखिए, एक तरफ तो ये सब चल रहा था, पर दूसरी तरफ राजनीतिक दल क्या कर रहे थे? चलिए अब जरा उनके प्रचार के तरीकों पर नजर डालते हैं, क्योंकि यहाँ भी बड़े दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलते हैं। अब ये देखिए कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एक ही पार्टी जो उत्तर भारत में शाकाहार को बढ़ावा देती है, मंदिरों के पास नॉनवेज स्टॉल बंद कराती है, वही पार्टी बंगाल में वोट पाने के लिए कहती है हम आपसे ज्यादा मछली खाएंगे। और बात सिर्फ कहने तक ही सीमित नहीं रही। असम के मुख्यमंत्री ने तो खुली चुनौती दे डाली कि मैं दीदी को चैलेंज करता हूं, आइए साथ बैठकर मांस खाते हैं, मैं आपसे 1 किलो ज्यादा खाऊंगा। ये है चुनावी राजनीति में विचारधारा का लचीलापन। अब आते हैं एक और बड़े चुनावी वादे पर। बीजेपी का ये कैंपेन वादा बहुत जोर शोर से दोहराया गया कि हम बंगाल से हर एक अवैध आप्रवासी को निकाल देंगे। लेकिन जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो कहानी बिल्कुल अलग नजर आती है। पिछली सरकार के मुकाबले मौजूदा केंद्र सरकार के कार्यकाल में बांग्लादेशी नागरिकों के निर्वासन में बहुत भारी गिरावट आई है। तो सवाल फिर वही है, क्या ये चुनावी वादे सिर्फ कहने के लिए हैं? तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर विचारधारा की बात नहीं है, अगर वादों और हकीकत में इतना फर्क है, तो पार्टियां आखिर किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हैं? इसका जवाब है लोक लुभावन वादे, जिसे हम आम भाषा में फ्रीबीज या रेवड़ी कल्चर भी कहते हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी खुद कई बार इस रेवड़ी कल्चर की आलोचना कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि वोट के लिए मुफ्त की चीजें बांटना देश के विकास के लिए बहुत खतरनाक है। पर विडंबना देखिए, जब हम बंगाल के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र देखते हैं तो वो भी ऐसे ही बड़े बड़े वित्तीय वादों से भरा पड़ा है। बेरोजगारों को हर महीने 3,000 रुपए, गर्भवती महिलाओं को 21,000। यानी जिस कल्चर की आलोचना की जा रही है उसी का जमकर इस्तेमाल भी हो रहा है। और यहीं पर एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा होता है। पश्चिम बंगाल की आर्थिक हालत पहले से ही ठीक नहीं है। राज्य पर बहुत ज्यादा कर्ज है और बजट का एक बड़ा हिस्सा तो सिर्फ सैलरी, पेंशन और पुराना कर्ज चुकाने में ही चला जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब राज्य पहले से ही इतने बड़े घाटे में चल रहा है तो इन नए और महंगे वादों के लिए पैसा आएगा कहाँ से? और इसका जवाब किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं मिलता। तो आखिर बंगाल का ये एक चुनाव पूरे देश के लिए इतना अहम क्यों है?
इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि एक डर ये भी है कि जो कुछ आज बंगाल में हो रहा है वो आने वाले कल में पूरे भारत में हो सकता है। मतलब ये एक तरह का ब्लूप्रिंट बन सकता है। हमने देखा कि कैसे इस पूरे चुनाव में विकास, रोजगार और अर्थव्यवस्था जैसे जो असल मुद्दे हैं वो कहीं पीछे छूट गए हैं। और सारी बहस किस पर हो रही है? फ्रीबीज पर, पहचान की राजनीति पर और खुद चुनाव आयोग के फैसलों पर। तो क्या ये भारतीय चुनावों की नई पटकथा है? क्या अब चुनाव ऐसे ही लड़े जाएंगे? बंगाल का नतीजा शायद हमें इसका जवाब दे। और ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ बंगाल के लिए नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र के भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है।